नमस्कार प्यारे छात्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पीटीज आईएएस एकेडमी के हमारे आज के सेशन में। 39th लेक्चर में आज हम हमारे 4 बहुत खूबसूरत एडिट्स आपके साथ डिस्कस करेंगे और ये चारों हिंदू अखबार 31 जुलाई से होंगे। सबसे पहले बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केरल के कुछ लेजिस्लेचर्स को पूरी तरह से पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का गलत लाभ लेने से रोकना। डिपॉजिट इंश्योरेंस और 5 लाख रुपए तक के अकाउंट में जमा राशि का पूरी तरह से सेफ होना 90 डेज की लिमिट में, वो हमारा दूसरा एडिट होगा। हिमालय के ऊपर एक बहुत ही ज़बरदस्त लेख आया, बहुत जटिल अंग्रेजी में, हमने उसको सरल कर दिया है कि किस तरह हिमालय 5 देशों में बंट गए जबकि हिमालय तो एक ही है। और चौथा लेख है कि भारत के मुसलमान रिकन्सिलिएशन कैन ओनली बी ऑन डेमोक्रेटिक लाइंस। ये चारों के चारों एग्जाम के लिए ज़रूरी हैं। आइए शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सीरीज़ अच्छी लग रही है, आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है। सीरीज़ के बारे में आपके सजेशंस, आपकी राय हमारे साथ शेयर करते चलिएगा। ऑल द बेस्ट ऑल सिंसियर एस्पायरेंट्स। ये है आज का अखबार 31 जुलाई का, और जो 4 लेख मैं आपके साथ ले रहा हूँ उन पे मैंने टिक मार्क लगा दिए हैं। शुरू करें तो प्यारे दोस्तों, ये हमारा आज का पहला लेख है लॉ एंड लॉ मेकर्स, मतलब कानून और कानून को बनाने वाले। भारत में एक बड़ी मज़ेदार चीज़ ये है कि कानून जो बनाता है अक्सर उसको क्या लगता है कि मैं कानून के ऊपर ही निकल गया हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनाने वालों को कानून की याद दिला दी। चलो अच्छा है, भारत में कोई तो है जो उनको याद दिला रहा है। प्रीलिम्स GS2 GS4 और ऐसे में ये आपको काम आएगा। जुलाई 2021 में भारत के उच्चतम न्यायालय ने एक ऑर्डर दिया जो बड़ा स्पष्ट था कि जब हम लेजिस्लेटिव प्रिविलेज की बात करते हैं तो लेजिस्लेटिव प्रिविलेज, ये विधायी जो विशेषाधिकार कहते हैं, ये किसी भी तरह कानून बनाने वाले मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और MLAs के द्वारा किए गए क्रिमिनल एक्ट्स के खिलाफ लीगल इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम नहीं कर सकता। आपको लेजिस्लेटिव प्रिविलेजेस हैं, आपको एक फ्रीडम ऑफ स्पीच का प्रिविलेज है, लेकिन उसकी आड़ में अगर आपने असेंबली में तोड़ फोड़ की है तो वो आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। ये जजमेंट अच्छा क्यों है, ऐसा हिंदू का एडिटर एक सवाल पूछता है और फिर खुद ही उसका जवाब देता है कि भाई कोई कानून बनाने वाला अगर एक अनुशासित तरीका छोड़ दे और भारत के अलग अलग आपराधिक कानूनों के दायरे के भीतर कोई अपराध कर दे तो उसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारों की संरक्षा नहीं दी जाएगी और न ही विशेषाधिकार की संरक्षा दी जाएगी, पहला। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन ने जो प्रोसिक्यूटर्स होते हैं स्टेट के, किसी भी क्रिमिनल केस को विड्रॉ करने में उनके रोल को भी पुनर्परिभाषित कर दिया है। आपने एक चीज देखी होगी प्यारे साथियों, भारत के अलग अलग राज्यों में एक बहुत विशेष आदत हमने हमारे नेताओं की देखी है। जब जब सरकार बदलती है और अगला मुखिया आता है, वो या तो खुद के ऊपर लगे या अपने साथियों पर लगे बहुत सारे केसेस को विड्रॉ करने की एप्लीकेशन लगा देता है कोर्टों में, और प्रोसिक्यूटर्स फिर अलग अलग कारण देके बोलते हैं कि इन केसेस को खारिज किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें भी एक व्यवस्था बना दी है अब, तो ये देश के लिए अच्छी बात है। तो मामला दरअसल है क्या? मामला ज़्यादा पुराना नहीं है, बस 2015 का ही है, तो 6 साल तो भारत में कुछ नहीं होते जुडिशरी में। उस वक्त जो आज की केरल की LDF की सरकार है, तब वो विपक्ष में थी और वहाँ UDF की सरकार बजट प्रस्तुत कर रही थी। तो 6 सदस्यों ने तोड़फोड़ की, 2 लाख रुपए का सामान असेंबली में तोड़ दिया। उनके खिलाफ IPC की मिसचिफ और ट्रेसपासिंग की धाराएं लगाई गई और प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984 को भी इन्वोक कर दिया गया और इसके तहत उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस फाइल हुए। तो LDF ने तब भी ये कहा और आज भी ये कहा कि भाई ये तो केवल एक पॉलिटिकल मूव था, हमने कोई वहाँ जानबूझ करके क्राइम करने के लिए थोड़ी ना गए थे। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने इन केसेस को खारिज करने के लिए 2021 में अपील लगा दी कोर्ट में, लेकिन ट्रायल कोर्ट केरल की प्रोसिक्यूटर की बात को रिजेक्ट कर देती है। केरल हाई कोर्ट ने भी उसको रिजेक्ट कर दिया और इसीलिए बात सुप्रीम कोर्ट तक आ गई और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको रिजेक्ट कर दिया। समझ में आ गया? इन तीनों ही स्तर पे जुडिशरी ने किस लॉजिक को रिजेक्ट किया कि भाई संसद की फ्लोर पे विरोध करने का
इन संसद यानी विधानसभा की फ्लोर पे विरोध करने का इन विधायकों का अधिकार उन्हें तोड़फोड़ करने का अधिकार नहीं देता है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने यह दावा तो किया कि भाई एक पॉलिटिकल कॉल था और ये किसी तरह का कोई क्रिमिनल एक्शन करने के लिए नहीं गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी बात कोर्टों ने स्वीकार नहीं की। उन्होंने यह भी कहा था कि कोर्ट शुड ओनली जज इफ द प्रोसिक्यूटर अप्लाइड हिज माइंड इंडिपेंडेंटली और नॉट। उससे ज्यादा कोर्ट को कुछ भी नहीं देखना चाहिए। लेकिन कोर्ट्स आर एक्चुअली डिसाइडिंग बेस्ड ऑन वेदर सच विड्रॉवल्स आर इन गुड फेथ इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड नॉट एम्ड एट थॉर्टिंग द प्रोसेस ऑफ लॉ। समझ में आया आपको? तो जहां एक और सीएम कहते हैं कि कोर्ट सिर्फ ये देखे कि प्रोसिक्यूटर ने सोच समझ के ये अपील डाली है या नहीं, लेकिन कोर्ट ये कह रहे हैं कि वो तो हम देख ही लेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि ये बोनाफाइडी है कि मालाफाइडी है, ये जनता के हित में है कि नहीं, और कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कानून का ही मजाक उड़ाने का कार्यक्रम चल रहा है। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने भी स्थापित कर दी। इसका मतलब क्या? भविष्य में किसी भी राज्य में जो प्रोसिक्यूटर्स हैं, अगर वो किसी केस को विड्रॉ करने की अपील लगाएंगे तो उनके रास्ते में ये डिसीजन आड़े आने वाला है। इट इज ट्रू कि कानून बनाने वाले एमपीज और एमएलएस को लेजिस्लेटिव प्रिविलेज चाहिए, विधायी विशेषाधिकार उन्हें मिलना चाहिए और फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए। भाई अगर वो डर जाएंगे कि हम पीएम के खिलाफ या सीएम के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो हमारा फ़ोन हैक हो जाएगा, तो कोई कुछ बोलेगा ही नहीं। तो उनको फ्री स्पीच तो चाहिए उनकी ड्यूटी करने के लिए। लेकिन फ्री स्पीच का मतलब ये थोड़ी है कि तुम माइक तोड़ दो, कुर्सियां तोड़ दो, सामान तोड़ दो, और उसका तो तुम्हें पूरा पूरा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। समराइज कीजिए कमेंट थ्रेड में दोस्तों, एंड आई होप इससे भविष्य में थोड़ा रूल ऑफ लॉ जो है स्थापित करने में आसानी होगी। तो मेरा एक बहुत सरल सवाल आप सभी लोगों से है, कृपया हमें एक बार आप अंतर बताएं, द डिफरेंस बिटवीन रूल ऑफ लॉ एंड रूल बाय लॉ। इन दोनों के बीच क्या फर्क होता है, आपसे हम जानना चाहते हैं, बताइए। सुप्रीम कोर्ट हैज क्लोज्ड द एस्केप रूट फॉर लेजिस्लेचर who take law in their hands inside the assembly and also clarified that public prosecutors cannot withdraw cases under political pressure। हमारे साथ हमारे नए कोर्स में जुड़िएगा दोस्तों। अगर आपको आईएएस की तैयारी करनी है तो 23 अगस्त से शुरू होने वाले हमारे इस कोर्स को आप बिल्कुल मिस कर ही नहीं सकते। कंप्लीट 360 डिग्री हम आपको सॉल्यूशन देंगे, पूरी आपकी पढ़ाई होगी शानदार तरीके से। इसे मिस मत कीजिए। हमारी साइट पर आइए, इंक्वायरी रेज कीजिए, पूरी जानकारी लीजिए। बहुत अच्छे कन्वीनियंट पेमेंट ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। और आप अगर आज के आज ज्वाइन करते हैं तो आपको सीए बूस्टर प्रीमियम और पावर ऑफ 10 की सीरीज़ का एक्सेस आज से ही मिल जाएगा, जिसमें आपको 275 लेक्चर सीए प्रीमियम के मिल जाएंगे और 60 लेक्चर पावर ऑफ 10 के। आपकी जीएस की तैयारी शुरू। और ये कोर्स जो है मैंने बड़े ध्यान से इसको बनाया है, कई सालों में इसको परफेक्ट किया है। आपकी लर्निंग नीड्स को ये बहुत अच्छे से फुलफिल करेगा। विश यू ऑल द बेस्ट एंड होप दैट यू जॉइन द एकेडमी एज सून एज पॉसिबल। आज का दूसरा एनालिसिस हम शुरू कर रहे हैं प्यारे साथियों, जीएस 2, 3 और एसए में। ये आपको काफी यूजफुल होगा। पैचवर्क प्रोग्रेस यानी टुकड़ों टुकड़ों में एक दिशा में हम बढ़ रहे हैं। और आज हम बात कर रहे हैं डिपॉजिट इंश्योरेंस के नए मापदंडों की। प्यारे दोस्तों, बैंकों में जो खातों में हम पैसा जमा करते हैं, अगर कोई बैंक डूब गया यानी कि आरबीआई के मोरेटोरियम वगैरह में वो आ गया, तो उस वक्त पैसा फ्रीज हो जाता है। हमने पीएमसी बैंक में देखा कि किस तरह लोगों के लाखों रुपए पूरे पूरे फंसे पड़े हैं और पैसा निकल ही नहीं रहा। पॉलिटिकली भी सरकार के लिए बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है। तो सरकार ने 1961 का जो कानून है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन लॉ, उसमें अब अमेंडमेंट्स प्लान किए हैं। बचतकर्ताओं के लिए अच्छी खबर, ये सुन के ही मुझे खुशी हुई, क्योंकि भारत में बचतकर्ताओं के लिए सिर्फ बुरी खबरें होती हैं। अरे भाई, सेविंग्स अकाउंट के डिपॉजिट रेट लगातार गिरते जा रहे हैं, क्योंकि भारत सरकार लेंडिंग रेट गिरा रही है। उस चक्कर में सेवर्स के लिए भारत में ज़्यादा कुछ बच ही नहीं रहा है और सबको बोला जा रहा है कि आप तो म्यूचुअल फंड में आ जाओ, स्टॉक मार्केट में आ जाओ, जो कि बहुत रिस्की हैं। तो अगर सेवर्स के लिए कुछ अच्छी खबर आती है तो ये थोड़ी सी रेयर खबर होती है। तो अच्छी खबर यह है बचतकर्ताओं के लिए जो बैंकों में पैसा जमा करते हैं, कि यदि बैंक डूबता है किसी भी कारण से,
तो 90 दिनों की एक समय सीमा सरकार ने तय कर दी है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन के लिए कि जो पैसा जमा था वो जनता को वापस कर दो। लेकिन ये केवल उन अकाउंट्स पे लागू होगा जिनमें 5 लाख रुपए तक की जमा राशि शामिल है। उससे ज्यादा होगा तो आपको 5 लाख तक का ही मिलेगा, और उन बैंकों पर जिन पे आरबीआई ने आगे बढ़ के कोई बंदिशें लगाई हैं। भारत में तो इस वक्त भी कई बैंकों पर बंदिशें लगी हुई हैं, और आज की तारीख में फाइनेंस मिनिस्टर ये बताने से बच रही हैं कि भाई ये भूतलक्षी प्रभाव से लागू होगा कि नहीं। रेट्रोस्पेक्टिवली भारत के कई ट्रबल्ड बैंक हैं जैसे कि पीएमसी बैंक, यस बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक एक्सेट्रा। तो उनमें जो लोग फंसे हुए हैं उनको कुछ इससे लाभ होगा कि नहीं, यह भी एकदम से स्पष्ट नहीं है। लेकिन आने वाले समय में अगर बैंक डूबेंगे तो उन पर होगा, ये तो स्पष्ट है। आज जितने भी बैंक जो इस तरह मुसीबत में फंसते हैं वहां से जमा राशि निकलवाने में लोगों को कई कई बरस लग जाते हैं। 2020 में ही जो बीमित राशि थी उसको 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया गया, और 1 लाख बढ़ाकर वो 1993 में हुआ था। लेकिन 2020 में 5 लाख किए जाने के बाद भी आज जुलाई अगस्त 2021 में धीरे धीरे 90 दिनों की सीमा तय की गई। मतलब ये जो पूरी अप्रोच है गवर्नेंस की, ये टुकड़े टुकड़े अप्रोच है। देखिए, अगर आप वैल्यू वाइज बात करेंगे तो भारत के बैंकों में जमा 51% वैल्यू ऑफ डिपॉजिट इज नाउ इंश्योर्ड, 76 लाख करोड़ रुपया। लेकिन अगर आप प्रतिशत वाइज बात करेंगे तो भारत के बैंकों में 98.3% अकाउंट सेफ हो गए हैं। आपको बात समझ में आ रही है ना कि भारत में जितने भी सेविंग्स अकाउंट हैं उनमें 98.3% 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक ही हैं। केवल 1.7% है जो 5 लाख से ज्यादा हैं, और वो 1.7% जो है वो टोटल डिपॉजिट का 49% है। ये लॉजिक आपको समझ में आ गई कि नहीं? पैंडेमिक के समय में आज जब इनकम्स गिर गई हैं और नौकरियां असुरक्षित हो गई हैं तो ये एक बहुत अच्छा निर्णय है और सरकार की तारीफ की जानी चाहिए। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास 5 लाख रुपए से ज़्यादा का अमाउंट है, जिन्होंने सारी ज़िंदगी सेवा करके अपनी कंपनी से फाइनली जो रिटायरमेंट फंड लिया है वो 10, 15, 20, 25 लाख है जो उन्होंने किसी बैंक में डाला है, उनको इससे कोई लाभ नहीं है। जो नए संशोधन प्रस्तावित हैं उसमें DICGC बैंकों से इस तरह के डिपॉजिट इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम रेट ज़्यादा ले सके उसके भी प्रावधान कर दिए गए हैं। लेकिन ऑथर कहते हैं हिंदू के कि भाई साथ ही साथ अगर इन्फ्लेशन और पर कैपिटा इनकम के ट्रेंड के साथ भी जोड़ा गया होता तो बहुत अच्छा हो पाता। तो ये आपको काफ़ी यूज़फुल हो सकता है, इस पर MCQ वगैरह बन सकते हैं। अपना पूरा प्रिपरेशन ढंग से कीजिएगा। तो दोस्तों, देखते ही देखते इतनी लंबी सीरीज़ हमारी चल रही है। उम्मीद करता हूँ आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। The 90 days limit on paying the stuck sums of depositors in failing banks is a good move that should have been taken much earlier as the insured limit was already raised some time ago. आज का जो हमारा अगला एडिटोरियल है वो एक प्रोफेसर साहब ने लिखा है। यह आपको प्रीलिम GS 1, 3 और ऐसे में काम आएगा। हिमालय 5 राज्यों द्वारा 5 टुकड़ों में बांट दिया जाना। मैंने आपको पहले भी कहा है, जब भी कोई आदरणीय प्रोफेसर साहब हिंदू में बड़ा लेख लिखते हैं तो मुझे लगता है कि इनको एक्स्ट्रा पेमेंट मिलता है जटिल अंग्रेजी लिखने का। इतनी जटिल इतनी जटिल इतनी जटिल अंग्रेजी लिखते हैं। कोई इन प्रोफेसरों को बताओ यार, कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश डज नॉट मीन बेटर इंग्लिश, सिंपल इंग्लिश मीन्स बेटर इंग्लिश। लेकिन ये लोगों को इतना मजा आता है जटिल इंग्लिश लिखने में कि पढ़ने में बिल्कुल आनंद नहीं आता, बहुत तकलीफ होती है। खैर, आप लोग तकलीफ ना उठाएं, मैं यहाँ बैठा हूँ। कितना भी जटिल कोई अंग्रेजी लिखेगा मैं तो आपके लिए सरल बना के ले ही आऊँगा, और ये मैंने आपके लिए सरल बना दिया है। तो शुरू करें। प्यारे दोस्तों, जब हम भारतीय हिमालय की बात करते हैं, द मेन मोटिवेशंस आर बेसिकली आइदर जियो पॉलिटिक्स और सिक्योरिटी कंसर्न्स, नथिंग एल्स। हम उसके अलावा कोई बात करते ही नहीं है। ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज, एनी एनालिसिस ऑफ हिमालय वॉज बेसिकली इन द लाइट ऑफ रूसोफोबिया, कि रशियन एम्पायर कहीं भारत पे कब्जा करने ना आ जाए। एंड टुडे व्हेन इंडिया इज इंडिपेंडेंट, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द हिमालयाज, या तो इट इज साइनोफोबिया और पाकिस्तान फोबिया। तो भारत की पूरी अप्रोच हिमालय को लेके पहले रूसोफोबिक थी, आज साइनोफोबिक या पाकिस्तान फोबिक है। तो प्रोफेसर साहब कहते हैं कि मतलब इस नज़रिए से देखें
तो हिमालय का अध्ययन जो है वो राष्ट्रवाद की आवश्यकताओं से रंगा हुआ होता है, और ऐसा पांचों देश कर रहे हैं: भारत, चीन, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान। तो पांचों राज्य, पांचों देश जो हिमालय के आसपास बसे हैं, वो हिमालय को हिमालय के रूप में नहीं देख रहे हैं, वो हिमालय को अपने देश की ज़रूरतों के हिसाब से ही देखते हैं। तो उसमें कुछ गलती नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हिमालय टुकड़ों में बना हुआ नहीं है ना। हिमालय तो एक सिस्टम है, एक इकोलॉजी है, एक एनवायरनमेंट है, और अगर हिमालय को स्टडी करना है तो हमको हिमालय एज हिमालय स्टडी करना पड़ेगा। ये दर्द है प्रोफेसर साहब को। भारत के पर्यावरण मंत्रालय ने अपना जो नया प्रोग्राम लॉन्च किया है, नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज़, उसकी मजबूरी ये है कि वो सिर्फ वो नीतियां बनाता है जो भारतीय हिमालय क्षेत्र के लिए होती हैं। तो कार्टोग्राफिक फिक्सेशन, यानी कागज पे बने मैप के साथ जो हमारा जुड़ाव है, वो हमारी स्कॉलरशिप की सीमाएं तय कर रहा है। तो इसका मतलब हिमालयन स्कॉलरशिप आधी अधूरी है भारत में। इस चक्कर में जिनकी बलि चढ़ रही है वो है पीपल, कल्चर, मार्केट, इकोलॉजी, क्योंकि हम सिर्फ एक चीज देख रहे हैं, स्टेट एंड द नीड्स ऑफ स्टेट। इसका एक वैकल्पिक अवधारणा यह हो सकती है कि हिमालय जो है वो एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है, और वो सोचना पॉसिबल भी है और अब नेसेसरी भी है। औपनिवेशिक समय से हमारी सोच एक दिशा में विकसित होती चली गई, और पांचों देश, फिर वो इंडिया हो, नेपाल हो, भूटान हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, उस सोच के आगे ही नहीं जा पा रहे हैं। और जैसे जैसे बॉर्डर क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो जो फ्रिक्शन है वो बढ़ती जाना है। आपको पता है शी जिनपिंग अभी हाल ही में तिब्बत घूमने आए थे। तिब्बत आए, रेलवे लाइन में बैठे, बांध देखने गए। जितने ज़्यादा प्रोजेक्ट आएंगे उतना उनका एग्रेशन बढ़ेगा। बेसिकली बिटवीन द लाइन्स हम ये भी डिराइव यहाँ कर सकते हैं। कल्चर में डिफाई द पॉलिटिकल आइडिया ऑफ अ बॉर्डर, और इट में कंसिडर इट एज परमिएबल, पेनिट्रेबल, कनेक्टिव, हेट्रोजीनियस एंड अ चैनल फॉर ड्रीम्स, पैशंस एंड लाइवलीहुड्स। तो जो संस्कृति होती है वो सीमा की राजनीतिक परिभाषा से परे होती है, और वो तो आर पार जाती है संस्कृति। लेकिन हम जब तक उसको ड्रीम्स, पैशन और लाइवलीहुड की नज़र से नहीं देखेंगे, हमको सीमा पे सिर्फ सैनिक और गोला बारूद ही दिखेगा। ह्यूमन सिक्योरिटी इज नॉट जस्ट अबाउट स्टेट सोवरेंटी। कुछ गैर पारंपरिक सुरक्षा के तत्व भी बहुत जरूरी होते हैं, जैसे कि ह्यूमन राइट्स, इकोलॉजिकल डिवास्टेशन, क्लाइमेट चेंज, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, माइग्रेशन, ट्रांसनेशनल क्राइम, रिसोर्स स्कैर्सिटी, पैंडेमिक, बहुत सारे मुद्दे गिना दिए। और इनका कहना है कि इन चीज़ों पर हिमालय एज अ यूनिट के संदर्भ में कभी बात नहीं होती, और वो गलत है। What states do to deal with traditional security threats from outside ends up triggering non-traditional insecurities on the inside। ये पॉइंट अच्छा लिखा है कि ये पांचों देश हिमालय के कंटेक्स्ट में बाहर से आ रही पारंपरिक जोखिम से लड़ने के लिए जो कदम उठाते हैं, वो भीतर से पैदा हो रहे गैर पारंपरिक असुरक्षा के तत्व, ह्यूमन राइट, इकोलॉजिकल डिवास्टेशन, क्लाइमेट चेंज, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, माइग्रेशन को और बढ़ावा दे देते हैं। आप बात समझ रहे हैं ना? तो ये जो हिमालय को लेके एक देश आधारित सोच है, द स्टेटिस्ट हैंडलिंग ऑफ हिमालय इज वाया द एंगल्स ऑफ टेरिटोरियलिटी, सोवरेंटी एंड डिफरेंस। ये मेरी भूमि है, तू पीछे हट, टेरिटोरियलिटी, सोवरेंटी, मैं यहां का संप्रभु हूं, तू नहीं, पीछे हट, एंड डिफरेंस, तू अलग है, मैं अलग हूं, हम साथ नहीं आएंगे। लेकिन हिमालय तो स्टेटिस्ट है नहीं। 6.5 करोड़ साल पहले जब वो बनना शुरू हुए तब तो देश ही नहीं होते थे, वो तो करोड़ों सालों में बनते बनते यहाँ तक आए। और अगर आपको वाकई में उनका अध्ययन करना है तो आप हिमालय को एक यूनिट के रूप में देखो। हिमालयन हिस्ट्री डिफाइंस इट्स ज्योग्राफी, इट इज नॉट द ज्योग्राफी विच विल डिफाइन द हिस्ट्री, एंड हिस्ट्रीज आर ऑलवेज मेड एंड दे आर नॉट गिवन। तो ये दो प्रोफेसर साहब जो है काफ़ी गहरी बातें बोल गए कि हिमालय का इतिहास उसका भूगोल तय करेगा, और उसका भूगोल उसका इतिहास तय नहीं करेगा। और इतिहास हमेशा बनाया जाता है, आपको दिया नहीं जाता है। तो वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट काइंड ऑफ हिस्ट्री वी मेक व्हेन वी आर इमेजिनिंग द हिमालयस। यदि देशों को
वाकई में ट्रेड, कॉमर्स, कम्युनिटी, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट जैसे मुद्दों को एड्रेस करना है तो आप अपनी नेशनल एब्सोल्यूटिस्ट स्पेस से बाहर आ जाइए, और हिमालय क्षेत्र का भविष्य जहां तक ट्रेड, कम्युनिटी, एनवायरनमेंट का सवाल है तो वो एब्सोल्यूट स्टेटस से आगे ही होगा। अगर होगा तो हिमालय एक रहने की जगह है, वो मुख्य तौर पर राष्ट्र की सीमाओं की जगह न था न होगा। लेकिन ये पांचों देश ऐसा नहीं मानते। समझ में आ गया आपको? बड़ा घुमावदार लेख था, और ओरिजिनल लेख आप पढ़ोगे तो आपको पसीने छूट जाएंगे, इतनी भयंकर इंग्लिश भाई साहब ने यूज़ की है। मुझे लगता है थोड़ा एक्स्ट्रा पेमेंट मिलता है जितनी कॉम्प्लेक्स इंग्लिश लिखो। काश मुझे भी ये लोग बुला ले एक आध एडिट, इतना जटिल लिखूंगा कि कोई एनालिसिस कर ही नहीं पाएगा मेरे सिवाय। समराइज कीजिए दोस्तों, और ये रही इसकी एक हमारी तरफ से छोटी सी समरी। The Himalayan system is a seamless ecological system, and the social and cultural history is rather seamless, but modern nation states have fragmented it into different parts, making holistic studies impossible. आज का हमारा आखिरी लेख जो है ये आपको एथिक्स, वैल्यूज में काम आएगा, भारत के इतिहास में काम आएगा, और ये काफ़ी यूजफुल हो सकता है भारत के तथाकथित हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों की जगह। तो ये एक मुस्लिम स्कॉलर का लिखा लेख है कि हिंदू मुस्लिम डायलॉग विदाउट कंडीशंस। काफ़ी अच्छा लेख है और काफ़ी बैलेंस के साथ लिखा है, जिसमें बहुत सारे नए नए ऐतिहासिक तथ्यों का भी एक रेफरेंस दिया है। आप एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत ने हाल ही में मुसलमानों के प्रति एक दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए, जेस्चर ऑफ कंसिलिएशन बढ़ाते हुए ये कहा था कि भैया ऐसे हिंदू जो मुसलमानों को गायों के वध के लिए जान से मार डालते हैं वो तो हिंदू ही नहीं, ये मोहन भागवत ने कहा था। उन्होंने ये भी कहा था कि जो हिंदू ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए भारत में जगह ही नहीं है, वो हिंदू तो हिंदू ही नहीं है। उसके बाद भागवत ने मुसलमानों से मदद मांगी कि भारत को विश्वगुरु बनाना है तो आगे आ जाओ। और फिर उन्होंने कहा कि आपका और हमारा डीएनए तो एक ही है, और हमारे पूर्वज तो 40,000 साल से एक ही रहे हैं। उनके इस भाषण पे मुसलमानों की दो प्रतिक्रियाएं थी। पहला, आरएसएस ने कहा है भरोसा बिल्कुल नहीं कर सकते। दूसरा, बहुत अच्छी बात कही। और भागवत ही ऐसा लगता है वो व्यक्ति हैं जो धीरे धीरे आरएसएस की मुसलमानों के प्रति सोच को थोड़ा बदल दें। आरएसएस मुखिया ने यह भी कहा, ऐसा ये ऑथर कहते हैं, कि जो कम्युनिटी यूनिटी यानी एकता है वो पॉसिबल है यदि मुसलमान ये बोलें कि भारत उनकी मदरलैंड है और वो भारत के ट्रेडिशन और कल्चर और कॉमन एंसेस्टर एक हैं, इस बात को मान लें। ये 3 शर्तें कंपलसरी कर दी गई आपकी भारतीयता स्थापित करने के लिए। ऑथर कहते हैं मोहन भागवत ने ये 3 शर्तें लगा दी, और हाँ बाकी चीज़ों में तुमको आज़ादी है, तुमको जो करना है। तो बेसिकली इंडियननेस और हिंदूनेस एक कर दिया गया। ये वीडी सावरकर ने जो बातें की थी उससे काफ़ी मिलता जुलता है। वीडी सावरकर ने क्या कहा था, आज से 80-90 साल पहले हिंदू वो है जो इस पूरे उपमहाद्वीप को फादरलैंड मानेगा, जिसके माता पिता हिंदू थे, जो इस देश को पवित्र मानेगा। ये 3 शर्तें होंगी तो एक कॉमन नेशन, रेस और कल्चर होगा, राष्ट्र, जाति, संस्कृति। मोहन भागवत ने कहा कि भारत तो हिंदू राष्ट्र है, और ये बात उन्होंने डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के कंटेक्स्ट में बोली कि भाई हिंदुओं को अंग्रेज़ों पर और मुसलमानों पर दोषारोपण नहीं करना चाहिए कि हिंदुओं की हालत इतनी ख़राब है, क्योंकि अगर हम मेजॉरिटी में हैं, ऐसा मोहन भागवत बोले तो, और उसके बाद हमारी हालत ख़राब है, तो उसके लिए जिम्मेदार तो हम ही होंगे ना। मुसलमान कैसे होंगे उसके लिए जिम्मेदार? तो हमें खुद के भीतर झांकने की ज़रूरत है। फिर मोहन भागवत ने कहा कि इस्लाम भारत में आक्रमणकारियों के ज़रिए आया और वो सब भारत में पीछे रुक गए। ऑथर कहते हैं कि इस्लाम महमूद ऑफ गजनी, मुहम्मद गौरी, मुहम्मद बिन कासिम से भी पहले 630 ईस्वी में तब आया जब अरब व्यापारियों ने कोंकण, गुजरात और मलाबार के क्षेत्रों में पदार्पण किया, और वहाँ वो उन व्यापारिक रिश्तों को बढ़ाते हुए आगे आए थे जो इस्लाम के पहले से भी हज़ारों सालों से भारत के साथ बने हुए थे, और ये सब एकदम शांतिपूर्ण तरीके से चलता था। और उसी तरह इस्लाम भारत के कुछ हिस्सों में फैलना शुरू हुआ। आज के मुसलमान उन्हीं स्थानीय लोगों की संतानें हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था, और वो तो भारत को अपनी मातृभूमि तब से मानते ही आ रहे हैं। इसको हम कृपया इंडिया लिख लें। Those who chose India over Pakistan in 1947 have proven it clearly कि वो तो भारत को ही अपना देश मानते हैं। तो ये कहना कि ऐसे लोगों को हमने एकोमोडेट किया है, ये शायद ठीक नहीं होगा। फिर वो टोनी जोसेफ की किताब अर्ली इंडियंस का, ये जो ऑथर हैं उसका रुख देते हैं, रेफरेंस देते हैं, और ये बोलते हैं कि एक बार आप अर्ली इंडियन ज़रूर पढ़िए। उसमें जेनेटिक स्टडीज़ के माध्यम से लेटेस्ट साइंस ने बताया है कि भारत की बहुत सारी माइग्रेशन हिस्ट्रीज़ हैं।
सबसे पहले भारतीय वो थे जो अफ्रीका से बाहर निकले हुए माइग्रेंट्स की संतानें थे। आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी तो दुनिया के 99% साइंटिस्ट मानते हैं, और ये भारत में 65,000 साल पहले आए थे ये लोग, ये भारत का बेस हैं। उसके बाद जैग्रोजियन हर्डर्स, चरवाहे जो हैं वो ईरान के क्षेत्र से आए थे, और आउट ऑफ अफ्रीका और जैग्रोजियन ने मिलकर पूरी सिंधु घाटी सभ्यता बसाई थी। फिर 2000 ईसा पूर्व यानी आज से 4000 साल पहले आर्य आए, यूनानी लोग आए, यहूदी आए, हूण आए, शक आए, पारसी आए, सीरिया से लोग आए, मुगल आए, सिद्दी आए, और फिर 400 साल पहले अंग्रेज और पुर्तगाली आए। ये सब ने अपने अपने जीन्स भारत में लाए, खूब इंटरमिक्सिंग हुई, मिसिजिनेशन हुआ, और अपनी अपनी खूबसूरत सांस्कृतिक चीज़ें सारे लोग लाए, और भारत एक मेल्टिंग पॉट बन गया। तो आज जितने भी भारतीय हैं, हम सबका डीएनए एनालिसिस होगा तो 50, 60, 65% जीन्स तो पहले इंडियंस के ही हैं हम सब में। हमारी जाति आज कुछ भी हो, धर्म कुछ भी हो, तो हम हैं तो एक ही, ये तो बिल्कुल सत्य है। तो भारत में जो भी रह रहा है आज, भारत तो उसका है ही ना। और आधुनिक इंडिया क्योंकि एक लोकतंत्र है, तो कोई भी एक ग्रुप किसी भी और के ऊपर शासन नहीं कर सकता। कहने का मतलब यह है कि पीस एंड हार्मनी इज द फर्स्ट कंडीशन फॉर एनी डायलॉग, एंड दैट इज वेयर द डायलॉग शुड बिगिन। तो प्यारे दोस्तों, ये सिलेबस के हिसाब से आपके लिए यूजफुल हो सकता है, इसलिए मैंने इसको कवर कर लिया। A genuine reconciliation in the Hindu-Muslim debate will happen when the starting point will be Indian democracy and equal rights and not a cultural referencing. नीति आयोग को आखिर एमएसएमईज की याद आ ही गई, और वो कहते हैं कि भारत की छोटी छोटी कंपनियां बहुत पीड़ा में हैं और उन पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना बहुत आवश्यक है। सही बोल रहे हैं राजीव कुमार जी। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ का ये कहना है कि संसद में हम जिन मुद्दों पे चर्चा चाहते हैं, जो बड़े मुद्दे हैं कि पेगासस हुआ कि नहीं बताइए, उसके अलावा संसद में हम कृषि कानूनों पर चर्चा चाहते हैं। सरकार चाहती नहीं, सरकार बोलती है तो मुद्दे ही नहीं है, और इसलिए सरकार का कोई आउटरीच ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस जासूसी मामले में सुनवाई करने के लिए हाँ बोल दिया है। अगले हफ्ते से सुनवाई शुरू हो जाएगी। भारत और चीन के मिलिट्री कमांडर अपनी 12वीं राउंड ऑफ टॉक्स ला रहे हैं। देखिए दोस्तों, 11 राउंड ऑफ टॉक से अगर एक बात समझ में आ गई कि इन टॉक से कुछ ज़्यादा हासिल हो नहीं रहा है, जो कुछ होना है ये तो प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के लेवल पर होना है, तो 1 मिनट में हो सकता है। सरकार द्वारा हाल ही में मैनुअल स्कैवेंजिंग में होने वाली मौतों से इनकार किया गया, उसको लेके काफ़ी सारे एनजीओज ने आपत्ति उठाई है कि सैकड़ों लोग भारत में अभी भी सर पर मैला ढोने की जो प्रथा है और गटर में उतर के साफ करने की प्रथा के चलते मारे जा रहे हैं। सरकार कानून बना हुआ है, उनको कंपनसेशन दें। अफगानिस्तान में कैसी सरकार बनेगी, उसके लिए पाकिस्तान और अमेरिका के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं उनकी मुलाकातें हो रही हैं। प्यारे साथियों, हमारे साथ हमारे कोर्स में ज़रूर जुड़िएगा। 23 अगस्त से शुरू हो रहा है। उम्मीद करता हूं कि आपका पूरा समर्थन मिलेगा और आप बहुत बढ़िया एजुकेशन के लिए हमारे साथ अवश्य जुड़ेंगे। 31 जुलाई के साथ ही आज जुलाई का महीना हो गया समाप्त, और ये 4 एडिट हमने आज कर लिए आपके लिए पूरे। कल से शुरू हो जाएगा भैया अगस्त। उम्मीद करेंगे अगस्त में भी आप तक बहुत प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे सेशन हम ला सकें। आज के लिए इतना ही। सेशन को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को आपके समर्थन की बहुत आवश्यकता है। अपने दोस्तों को साथ में जोड़ें प्यारे साथियों, और हमारी टीम की भी थोड़ी हौसला अफजाई करते चलें। नमस्कार, जय हिंद।